नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, सभी का रसायन विज्ञान की इस क्लास में स्वागत है। धातु कर्म जो कि एक छोटा सा चैप्टर है, उसको हमने काफ़ी हद तक पढ़ लिया है, क्योंकि उसमें हमने सांद्रण की विधियाँ पढ़ी, अपचयन की विधियाँ पढ़ी, अपचयन के सारे सिद्धांतों का अध्ययन किया जो कि ऊष्मागतिकी और विद्युत रासायनिक रूप में थे। अब जो इसमें देखने वाली चीज़ रह गई है वह है सिर्फ धातुओं का शुद्धिकरण। ठीक है ना। शुद्धिकरण के लिए बेसिकली दो तरह की विधियों का उपयोग करते हैं। यह लास्ट स्टेप मानी जाती है धातु कर्म की। आपको याद होगा शुरुआत हमने माइनिंग से की थी। खोद कर लाए, खनिज को खनन करके लाया गया, जिसको आप अयस्क कह रहे हैं, उसका सांद्रण किया गया था, फिर भर्जन निस्तापन, अपचयन और फाइनली धातु जो मिली है अब उसका शुद्धिकरण करेंगे। सो लास्ट स्टेप इसको माने जा सकता है और हेडिंग रहेगी धातु का शुद्धिकरण। यही आज हम पढ़कर इसको पूरा करेंगे। चैप्टर छोटा है, आसान है, याद भी हो जाता है और बढ़िया नंबर आपको देके जाएगा। तो शुद्धिकरण में बेटा दो तरह की विधियां होती हैं। दो तरह की विधियां यहां पर प्रयोग में लाई जाती हैं। पहला भौतिक विधि। निश्चित तौर पर भौतिक विधि जो है वह आपकी आधारित होती है किस पर? भौतिक गुणों पर। और एक होती है बेटा रासायनिक विधियां, जो कि आपकी किस पर आधारित होती हैं? यह बेस्ड होती हैं आपके किस पर? केमिकल प्रॉपर्टीज पर, या कह लीजिए केमिकल रिएक्शंस पर। तो इन विधियों का हमको एक एक करके अध्ययन करना है। यह विधि का चयन किस आधार पर किया जाएगा तो बहुत ही आसान है। उसका आधार आप कौन से मेटल की बात कर रहे हो, मेनली यह इस पर बेस्ड होगा। और कुछ हद तक यह भी कि आपको कितना प्योरिटी चाहिए। देखो बच्चों, किसी भी धातु की एक जैसी प्योरिटी हमको हर जगह नहीं चाहिए होती है ना। एक जैसी प्योरिटी हमको नहीं चाहिए। अलग अलग लेवल पर आपको अलग अलग प्योरिटी ऑफ मेटल की रिक्वायरमेंट होती है। हर जगह आपको 100% प्योर लेना ऐसा नहीं है। इवन हम सोने में भी कुछ कॉपर वगैरह मिलाते हैं आभूषण बनाते समय। तो आभूषण बनाना है तो 100% शुद्ध सोने हमारा काम का नहीं है, सिल्वर हमारे काम का नहीं है। उल्टा हमको उसमें इम्प्योरिटी को मिलाना और पड़ता है ना। तो हर जगह एक जैसा प्योरिटी नहीं चाहिए होती है। सो विधि का निर्धारण इसी आधार पर किया जाता है। तो धातुओं का शुद्धिकरण या शोधन यानी कि प्यूरिफिकेशन, रिफाइनिंग की बात हम कर रहे हैं यहां से। इसमें बहुत सारी विधियां हैं। उसमें बहुत सारी विधियों के अंदर पहला जो आधार यहां पर आप देख पा रहे हैं वो है आपका क्या? फर्स्ट जो बेस दिखाई दे रहा है बेटा, वो आपका कौन सा है? द्रवीकरण। यहां पर फर्स्ट मेथड जो आपको दिखाई दे रही है वह आपके द्रवीकरण है। देखिए नाम में ही काफी कुछ छिपा हुआ नजर आएगा आपको। द्रवीकरण मतलब द्रव में बदल करके और आप प्यूरिफाई करते होंगे, रिफाइन करते होंगे। मेटल को आप किस में बदल देते होंगे? द्रव में बदल देते होंगे। यह किस प्रकार के मेटल के लिए अधिक उपयोगी कहा जाएगा? निश्चित तौर पर यह उपयोगी कहा जाएगा किसके लिए? यह अधिक उपयोगी हम किसके लिए कहेंगे? निश्चित तौर पर इसका उपयोग अधिक तब होगा जब आपका मेटल बहुत आसानी से क्या होता हो? पिघल जाता हो, यानी कि मेल्ट हो जाता हो। तो विभिन्न ऐसी धातुएं जो बहुत आसानी से मेल्ट हो जाती हैं, वो मेल्ट होकर चली जाएंगी और उनकी जो अशुद्धियां हैं वह मेल्ट नहीं होती। आपको ध्यान क्या रखना है इन विधियों में? बात नंबर 1 कि इसका प्रिंसिपल क्या है, बेसिकली इसका सिद्धांत क्या है, उस विधि का मूल क्या है, सिद्धांत क्या है। और दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है कि उदाहरण क्या है। बस उसकी मेथडोलॉजी में आपको जाने की आवश्यकता अधिक नहीं है कि भैया इसमें उपकरण कौन सा होता है ना, वो सारा कुछ अपने को यहां नहीं तैयार करना है। अपना उद्देश्य इसका सिद्धांत पढ़ना और उदाहरण पढ़ना। ठीक है ना। सो प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल सिंपल सा यहां पर लिखा हुआ है कि जिसमें अशुद्धियां गलनीय ना हो, अर्थात अशुद्धियां अगलनीय हो, जबकि वह धातु स्वयं तेजी से गलनीय हो। तो बहुत ही सरल सा प्रिंसिपल नजर आता है कि भैया उनके लिए इस्तेमाल करेंगे जिसके अंदर क्या हो? आसानी से वो गल जाएं। फिर इसी प्रकार से अगली मेथड आसवन है। आसवन जो होता है वह कैसे कहते हैं? आसवन हम कहते हैं बॉइलिंग के आधार पर मिश्रण को पृथक करना। मैं यहां पर बता देता हूं, बॉइलिंग द्वारा, आसवन की डेफिनेशन बता रहा हूं मेरे भाई। बॉइलिंग द्वारा घटकों को या मिश्रण को पृथक करना। बॉइलिंग द्वारा शुद्धिकरण जो है आपका वह आसवन कहलाता है। बॉइलिंग के थ्रू जो आप शुद्धिकरण करते हो
ठीक है ना, प्यूरिफिकेशन थ्रू बॉइलिंग, उसको हम आसवन कहते हैं। तो इसका उपयोग किसके लिए करते होंगे? आपको क्या लगता है कि इसका उपयोग हम किस तरह के धातुओं के लिए करते होंगे? इसका उपयोग हम उन धातुओं के लिए करते हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, जिनके क्वथनांक कम होते हैं, उनके लिए हम इस तरीके का उपयोग करते होंगे। आपको ध्यान होगा ZnCdHg ये वाष्पशील धातुएं कहलाती थी। उम्मीद है आपको याद होगा सेकंड बी ग्रुप, जिसको हम 12वां समूह भी बोलते हैं। आवर्त सारणी में 12वें वर्ग में रखे गए धातुओं के गलनांक क्वथनांक कम होते हैं। वाष्पशील धातुएं गलनांक क्वथनांक कम क्यों होते हैं, क्या आप बता सकते हैं? मैंने आपको डीए ब्लॉक में यह करवाया था। सोचिएगा कि इनके गलनांक क्वथनांक कम क्यों होते हैं, क्या लॉजिक हमने इसका डीए ब्लॉक में करवाया है। अब देखिए, मंडल परिष्करण, इसको जोन रिफाइनिंग भी कहते हैं, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन भी इसको बोलते हैं। यह जो मेथड है इसको हम बोलते हैं जोन रिफाइनिंग। यह भी आसान विधि है, भौतिक विधि ही है। भौतिक विधि क्यों है? क्योंकि इसमें भौतिक गुणों का उपयोग किया जाता है। सबसे पहली बात तो इस पे अक्सर प्रश्न ये आता है कि इसका उपयोग किसके लिए करते हैं? तो बेटा इसके अर्धचालकों के लिए इसका उपयोग करते हैं। अर्धचालक समझते हो, सेमीकंडक्टर्स, जिनकी मदद से पूरा आजकल का इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड जो है वो इन्हीं अर्धचालकों पर निर्भर है। तो उनको बहुत प्योरिटी हमको चाहिए होगी। इस मेथड में करते क्या है, देखो आपके सामने यहाँ पर जर्मेनियम के उदाहरण से समझाया हुआ है। ये एक अशुद्ध धातु की, जो कि जर्मेनियम है, छड़ है, अशुद्ध धातु की छड़ है, उसको गर्म कर रहे हैं, हीटर से गर्म कर रहे हैं। ये रहा चक्रीय हीटर। इसका प्रिंसिपल क्या है? इसका प्रिंसिपल ये है कि अशुद्धि जो होती है ना, वो मोल्टन पार्ट में यानी कि गलित भाग में ज्यादा आसानी से डिसॉल्व हो जाती है। अशुद्धियां गलित क्षेत्र में आसानी से डिसॉल्व होती हैं। अशुद्धियां गलित भाग में आसानी से डिसॉल्व होती हैं। ये इसका बेसिक प्रिंसिपल माना जा सकता है। ठीक है ना। इसका जो मूल सिद्धांत है वो ये है बेटा कि अशुद्धियां गलित भाग में अधिक विलय हैं। अभी मैं बताता हूं कैसे इस सिद्धांत का उपयोग करना है। यानी कि वो ज्यादा डिसॉल्व होती हैं मोल्टन पार्ट में, गलित पार्ट में। देखो क्या होता है, ये हीटर है, ये मेल्ट करेगा इसको, ये अशुद्ध धातु की छड़ है। अब क्या होता है कि पहले ये हीटर यहां था, यहां ये मेल्ट हुआ होगा, पिघलने लग गया होगा। मैंने हीटर, क्योंकि चलने वाला हीटर है, थोड़ा सा आगे कर दिया इसको। जब मैं इसको आगे करूंगा तो ये पीछे वाला हिस्सा वापस ठंडा होने लगेगा, वापस ठंडा होने लगेगा, और जब ये आगे की ओर बढ़ रहा है तो आगे वाला हिस्सा मेल्ट होने लगेगा। अब अशुद्धियां क्या होती हैं कि इस हिस्से से निकल करके गलित वाले भाग में आने पसंद करती हैं, क्योंकि वो यहां की बजाय गलित वाले में ज्यादा डिसॉल्व होती हैं। क्या आप समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि जो अशुद्धियां हैं वो इधर के बजाय गलित भाग में, इधर के बजाय गलित भाग में अधिक जाना पसंद करेंगी। ये गलित भाग में अधिक जाना पसंद करेंगी। ठीक है ना। गलित भाग में, अपेक्षाकृत गलित भाग में ये जाना पसंद करेंगी। सो यहां से अशुद्धियां निकलकर गलित भाग में चली जाएंगी, यहां से इंप्योरिटीज निकल करके और मोल्टन पार्ट में यानी कि गलित भाग में चली जाएंगी। क्यों चली जाएंगी? क्योंकि यहां ठंडा होने लगा है वापस और उधर गलने लगा है। मोबाइल हीटर है, चल रहा है आगे, समझ रहे हो? फिर मैं बोल रहा हूं, देखो ये एक अशुद्ध जर्मेनियम की छड़ थी, इसको मैंने गर्म करना स्टार्ट किया इस हीटर की सहायता से। एक ऐसा हीटर जो आगे की ओर चलता है। ये पूरी कहानी आगे के पेज पे लिखी हुई है, घबराए नहीं, ये आगे की ओर चलता है। अब ये पहले जब यहां था तो ये भाग गलने लगा था, जब ये आगे चला जाएगा तो ये भाग वापस ठंडा होने लग जाएगा और आगे वाला भाग गलने लग जाएगा। अशुद्धि जो यहां मौजूद थी इस हिस्से में, वो इस भाग में चली आएगी क्योंकि वो इसमें ज्यादा डिसॉल्व होती है। इस ठोस की तुलना में इस मोल्टन पार्ट में वो ज्यादा इंटरेस्ट रखती हैं। तो अशुद्धियां इधर से निकल के इधर जाएंगी। धीरे 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 ये आगे बढ़ता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा। और जब मैं इस प्रोसेस को बार बार करूंगा तो होगा क्या कि फाइनली आपको जो इंप्योरिटीज हैं वो सारी की सारी इस कोने में आकर इकट्ठी हो जाएंगी, लास्ट कोने में आकर इकट्ठी हो जाएंगी। क्योंकि धीरे 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 अशुद्धियां जो है वो एक तरफ खिसकती जाएंगी और पीछे जो है वो शुद्ध भाग होता जाएगा। इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, या इसको आप बोलते हैं प्रभाजी क्रिस्टलीकरण, मंडल परिष्करण। मंडल मीन्स जोन, जोन मीन्स दो भाग बनते हैं ना इसके अंदर, शुद्ध और अशुद्ध। अशुद्धियां एक तरफ, शुद्ध धातु एक तरफ, है ना, दो भाग बन जाते हैं। सो इसीलिए इसको ये नाम दिया जाता है। देखिए आप,
यही कहानी सारी इसमें लिखी है। मूल बात यह है, जो काम की बात है वो ये कहता हूं कि जर्मेनियम रोड के बाएं अंतिम क्षेत्र Z तक पहुंच जाती है कौन? अशुद्धियां। अंतिम क्षेत्र Z से अशुद्धि हटा देते हैं तो शेष आपको जर्मेनियम बचता है। ये रहा Z वाला हिस्सा, यहां आपकी इंप्योरिटी सारी इकट्ठी होती है। धीरे 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 जब इस हीटर को आगे लाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है अशुद्धियां सारी यहीं इकट्ठी होंगी ना लास्ट में। तो हमको एक तरफ तो प्योर मिलता जाएगा, दूसरी तरफ अशुद्धियां इकट्ठी होती जाएंगी। तो उम्मीद है आप इस मेथड के प्रिंसिपल को समझ गए होंगे। एग्जाम्पल आता है सिलिकॉन जर्मेनियम। कभी कभी ऐसे भी प्रश्न आ जाता है कि अर्धचालकों के लिए प्रयुक्त होने वाली विधि कौन सी है? विच मेथड इज यूजफुल फॉर सेमीकंडक्टर्स? ऐसे करके भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है ना। सेमीकंडक्टर्स के लिए कौन सी मेथड यूज होती है? तो वह जोन रिफाइनिंग यानी कि मंडल परिष्करण हो सकती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्रोमेटोग्राफी, वर्ण लिखेगी। देखिए क्रोमा मीन्स कलर होता है। एक्चुअली क्या है कि इस विधि का उपयोग पहले सिर्फ कलरफुल पदार्थों को सेपरेट करने के लिए किया गया था। कलर्ड सब्सटेंस के मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए सबसे पहले इसका उपयोग किया गया था। यह कारण है कि इसे हम क्रोमेटोग्राफी यानी कि वर्ण लेखिकी कहते हैं। वर्ण मीन्स कलर होता है। आजकल तो इसका उपयोग जो है वो सभी के लिए किया जाता है। आजकल तो सबके लिए इसका इस्तेमाल होता है, लेकिन पहले वर्ण लेखिकी नाम इसको दिया गया था। यह सबसे अधिक प्रश्न आता है कि यह भैया किस पे आधारित है? तो यह विधि पहले पॉइंट लिखा है, इस सिद्धांत पे आधारित है कि अधिशोषक पर मिश्रण के विभिन्न घटकों का अधिशोषण अलग अलग होता है। द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड इट इज, इसके पीछे मूल जो सिद्धांत है वो ये है कि भैया इसका जो एड्सॉर्प्शन होता है वह अलग अलग होता है। विभिन्न विभिन्न घटकों का अधिशोषण भिन्न भिन्न होता है। अधिशोषण आप जानते ही हैं, अधिशोषण से आप भली भांति परिचित हैं। जैसे हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी की बात करते हैं, कॉलम मतलब स्तंभ वर्ण लेखिकी। इसका चित्र देखिएगा, यहां पर ये रहा, ये आप इसका डायग्राम देख पा रहे हैं। यहां आप देखेंगे इसमें सबसे पहले तो एक कांच की नली ली और उसमें एक अधिशोषक भर दिया। ये अधिशोषक है, इसके अंदर जो स्थिर है। ऑब्वियस सी बात है, अधिशोषक तो कहीं नहीं जा रहा, वो तो स्थिर ही है। ये अधिशोषक भर दिया मैंने इसमें। एल्यूमिना, चारकोल ऐसे अधिशोषक हुआ करते हैं, सिलिका जेल, ये अधिशोषक भर दिया। कांच की नली ली, उसमें अधिशोषक भर दिया। अब यहां पर यौगिकों के मिश्रण को मैंने इसमें अंदर एंटर कराया। ऐसे ही यौगिकों का मिश्रण है जिनके अधिशोषित होने की क्षमता में भिन्नता है। दे आर हैविंग द डिफरेंस इन टेंडेंसी टू एड्सॉर्प्शन और दे आर शोइंग डिफरेंट टेंडेंसी टू एड्सॉर्ब, यानी ये अलग अलग अधिशोषण की क्षमता दर्शाते हैं। तो उसमें क्या होगा कि कोई पहले अधिशोषित हो जाएगा, कोई बाद में होगा। तो यहां पर ये पहले अधिशोषित हो गया, ये बाद में हुआ है। ये तो कलर डाल के इनको पहचानने के हिसाब से इस पे कलर भी डाल दिया जाता है। वो कलर डालना कोई जरूरी नहीं है। कलर मूल रूप से इसलिए ताकि आपको इससे इसको विभेदित किया जा सके। मूल चीज क्या है कि भाई जो यहां पर हम घटक ले रहे हैं जिनको हमें सेपरेट करना है, वह अधिशोषण की क्षमता में भिन्नता दर्शाते हैं। प्रश्न आता है कि वर्ण लेखिकी मूल रूप से किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो अधिशोषण में भिन्नता, एड्सॉर्प्शन में डिफरेंस पर यह बेस्ड दिखाई देती है। तो इसे कहते हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी। यहां लिखा गया है स्तंभ वर्ण लेखिकी। इसके अलावा कागज वर्ण लेखिकी भी होती है, पतली परत वर्ण लेखिकी भी होती है, गैस वर्ण लेखिकी भी होती है। उनका वर्णन आपकी एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, आवश्यकता भी नहीं है आपको जानने की। यदि कोई प्रश्न कॉलम क्रोमेटोग्राफी से आता है तो वो मूल रूप से यही आता है कि किस सिद्धांत पर आधारित है। अच्छा, इसमें एक विलायक और इस्तेमाल करते हैं जिसको इल्यूएंट या निक्षालक बोलते हैं, वो इनको सेपरेट करने के काम में आएगा। भाई आपने एक मिक्सचर यहां से डाला, ये दोनों अलग अलग अधिशोषित हो गए। अब ऊपर से इल्यूएंट डालता हूं मैं, निक्षालक डालता हूं, तो ये चीज पहले बाहर आ जाएगी, वो बाद में आएगी। तो दोनों हो गए ना सेपरेट। अरे भैया इन दोनों घटकों को हमको वापस भी तो प्राप्त करना है। ये तो कांच की नली में फंस गए हैं, इनका क्या करेंगे हम? ये तो प्रदर्शनी थोड़ा लगाएंगे यहाँ पे। तो ये दोनों को हमको वापस भी पाना है भाई। उसके लिए एक और विलायक का इस्तेमाल किया जाता है जिसे निक्षालक या इल्यूएंट कहते हैं। उसमें क्या होता है कि जो सबसे मजबूती से अधिशोषित होता है वो बाद में आता है उस विलायक के साथ,
और जो सबसे कम मजबूती से अधिशोषित होता है पहले आ जाता है, ऐसे। सो ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है। यही कहानी यहां पर पूरी आपके सामने लिखी हुई है। यहीं पर कहीं ना कहीं एलिमेंट के बारे में बात कर दी गई होगी जो कि इसको सेपरेट करने के काम में आता है, ठीक है ना। अब देखिए जैसे उदाहरण लिखे, पेपर है, स्तंभ है, गैस वर्णलिखी की, ये रहा। अधिशोषित घटक उपयुक्त विलायकों यानी निक्षालक इल्यूएंट द्वारा निक्षालित कर लिए जाते हैं। निक्षालित मतलब सेपरेट। क्या कह रहा हूं, कांच की नली लो, अधिशोषक भर दो, उस मिश्रण को लो जिसके घटकों को सेपरेट करना है, उसमें चलाओ, उसमें जाने दो उनको। जो ज्यादा अधिशोषित होने की क्षमता रखता होगा वो ऊपर अधिशोषित हो जाएगा, जो कम अधिशोषण की क्षमता रखता होगा वो नीचे की ओर जाके अधिशोषित होगा। हो सकता है कोई अधिशोषित हो ही नहीं तो वो वैसे ही बाहर निकल जाएगा। तो अधिशोषण में भिन्नता के आधार पर सेपरेशन हो गया ना। अब उसमें फिर एक और विलायक डाला जाता है जो उनको बाहर निकालने का कार्य करेगा। अब जो उसमें सबसे मजबूती से बंधा है वो सबसे लेट आएगा, जो सबसे कम मजबूती से बंधा है वो सबसे पहले आ जाएगा। ये इसकी फंक्शनिंग है, सिंपल, ठीक है। तो ये होगी बेटा आपकी भौतिक विधियां सारी की सारी, ये भौतिक विधियां हो गई सभी। अब हम रासायनिक विधियों पर आ रहे हैं। ये रहा भौतिक विधियों। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जैसे कोई गलनांक पर आधारित थी, कोई कथनांक पर आधारित थी, कोई ज्यादा या कम घुलने पर आधारित था ना। सो भौतिक गुणों पर आधारित था, भौतिक गुणों के आधार पर सेपरेट किया था, तो भौतिक विधि बोलूंगा। और यदि केमिकल मेथड यूज करूंगा, केमिकल प्रोसेस का इस्तेमाल करूंगा, तो फिर केमिकल मेथड कहना पड़ेगा। जैसे ऑक्सीडेटिव रिफाइनिंग, ये ऑक्सीडेटिव रिफाइनिंग है, ये बहुत आसान है। इसमें क्या करते हैं, हीट करते हैं, गर्म करते हैं बस। मेटल को क्या करते हैं, हीट करते हैं। तो उससे क्या होता है, जो अशुद्धियां है ना, ये मेथड का प्रिंसिपल क्या है, ये उनके लिए यूज करते हैं जिनमें अशुद्धियां ऑक्सीजन के लिए ज्यादा लगाव रखती हों धातु की तुलना में, है ना। इसलिए कहा है ऑक्सीकारी। तो जो अशुद्धियां है ना वो ऑक्साइड में बदल जाएंगी और सेपरेट हो जाएंगी। यहां लिखा है धातु में उपस्थित अशुद्धि ऑक्सीजन के लिए अधिक बंधुता रखती है, तब हम इस मेथड का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वो ऑक्सीजन से बंध जाएगी, ऑक्सीजन से वह बंध जाएगी, ऑक्सीजन से वह बंध जाएगी। तो इसीलिए इस मेथड को ऑक्सीडेटिव रिफाइनिंग कहा है। इसका उपयोग सिल्वर वगैरह मेटल के लिए, कई सारे मेटल हैं जिनके लिए इसका हम उपयोग करते हैं। देखिए यहां पर ही इसके बारे में लिखा है, ये रहा। यहां पर एक बात और बता दूं कि सिल्वर के लिए इसका एक विशेष नाम होता है जिसको बोलते हैं खरपरण। ये नाम सुनकर आप रोमांचित हुए होंगे, इसको खरपरण बोलते हैं, क्यूपेलेशन। इसी विधि को सिल्वर के केस में हम खरपरण बोलते हैं। कौन सी विधि है ये? कुछ नहीं है, गर्म कर रहे हैं अशुद्ध धातु को वायु की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। फायदा क्या हो रहा है, जो अशुद्धियां हैं वह अशुद्धियां जो हैं वह ऑक्सीजन के लिए ज्यादा लगाव रखती हैं, तो वो सब चली जा रही हैं, वह ऑक्साइड में बदल जा रही हैं, लेकिन जो धातु है वो वहीं रह जा रहा है। ये इसका मूल सिद्धांत होता है, ठीक है ना। ये केमिकल मेथड क्यों है? क्योंकि मेरे भाई इसमें आप रिएक्शन का इस्तेमाल कर रहे हो, अब रिएक्शन का यूज कर रहे हो तो केमिकली बोलोगे ना। फिर बात आती है अगली, दंड विलोडन यानी कि पॉलिंग प्रोसेस। यह भी महत्वपूर्ण है, यह कॉपर और टीन के लिए प्रयोग करते हैं। इसमें क्या करते हैं मैं समझाता हूं। इसमें जो अशुद्ध धातु होता है पिघला हुआ, उसको हरी लकड़ी के लट्ठों से, बड़े बड़े लट्ठे होते हैं हरी लकड़ी के, ग्रीन वुड, सूखी नहीं, हरी लकड़ी के लट्ठों से उस मेटल को, अशुद्ध मेटल को चलाया जाता है, स्टिर किया जाता है। ऐसा करने से हाइड्रोकार्बन निकलते हैं। ये हाइड्रोकार्बन जो है वो अशुद्धियों को, ये हाइड्रोकार्बन उस धातु को क्या कर देते हैं, अपचयित कर देते हैं। ये इसकी बेसिक मेथड है। देखिए ये इसका मूल प्रोसेस है, समझे। इसमें क्या कर रहे हैं हम, Cu अशुद्धि के रूप में होता है। यह गलित कॉपर चूर्णित एंथ्रेसाइट कोयले का प्रकार है के साथ क्रिया करता है। इसे हरित दंड विलोडक यानी कि ग्रीन वुड लॉग के साथ मिलाया जाता है। उच्च तापमान पर हाइड्रोकार्बन गैसें निष्कासित होती हैं जो कि CH4 में परिवर्तित हो जाती हैं, और ये जो मीथेन है वो Cu को मुक्त Cu में अपचयित कर देता है। यहां पर मैं बता दूं, इसे हिंदी में जो लिखा है
हरित दंड विलोडक बहुत धुआंधार शब्द है, इसलिए मैं इसको इंग्लिश में भी लिख देता हूँ, नहीं तो आप घबरा जाओगे। ये क्या हो गया? इसको बोलते हैं बेटा ग्रीन वुड लॉग्स, बड़े बड़े लट्ठे होते हैं लकड़ी के, ग्रीन वुड लॉग्स बोलते हैं इसको, उससे चलाया जाता है। नाम से पता चल रहा है ना, दंड विलोडन, यानी कि बड़े से लट्ठे की सहायता से विलोडित किया जाता है। विलोडित मतलब चलाते हैं, स्थिर करते हैं, ठीक है ना। टीन में भी यही सेम फंडा है, ये रहा टीन वाला भी, एसएन में भी यही सेम मेथड है। देखो ये भी सेम मेथड है ना। वही कार्यक्रम यहां बताया है, हरित दंड विलोडक से इसको मिलाया जाता है, सेम टू सेम जानकारी है, ठीक। अब बात करते हैं विद्युत अपघटनीय शुद्धिकरण की। ये सब एल्यूमिनियम है ना, ये AI जो आपको दिखाई दे रहा है बेसिकली ये सारा एल्यूमिनियम है। मैं यहाँ इसको सुधार देता हूँ, ये एक्चुअली एल्यूमिनियम है सब, ठीक है, एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम, कॉपर, निकल जैसों के लिए विद्युत अपघटनीय शुद्धिकरण का उपयोग किया जाता है। इसमें मूल मंत्र क्या है विद्युत अपघटनीय शुद्धिकरण का, मैं बताता हूं आपको। देखिए थोड़ा सा मैं बता देता हूं आपको मूल मंत्र क्या होता है। देखो इस मेथड का थोड़ा सा आप समझिए इसको। विद्युत अपघटनीय शुद्धिकरण के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूं। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इसमें एक बात ध्यान रखना कि इसमें जो अशुद्ध धातु होती है ना, अशुद्ध धातु, उसका एनोड बनाया जाता है। ये ध्यान रखना आप। तो मेन तो हमेशा प्रश्न यही आता है इसमें, अरे भाई अब विद्युत अपघटन है तो एनोड कैथोड तो होंगे ही ना। तो प्रश्न आता है एनोड किसका बना होता है? अशुद्ध धातु का। फिर पूछते हैं भैया कैथोड किसका बना होता है? निश्चित तौर पर आप बता पाएंगे कि यह शुद्ध धातु का बना होता है। और विद्युत अपघट्य क्या होता है? धातु लवण। धातु लवण विलयन, ऑब्वियस सी बात है, सॉल्यूशन तो लेना ही पड़ेगा ना, ठोस अवस्था में थोड़ी ना विद्युत अपघट्य की तरह कार्य करेगा। तो अब होता क्या है, एक चित्र से समझाने की कोशिश करता हूं, देखिएगा। जैसे हम विद्युत अपघटनीय शुद्धिकरण कर रहे हैं, तो ये एक मेटल लेते हैं, अशुद्ध मेटल लेते हैं, उसका एनोड बना देते हैं, और ये शुद्ध का कैथोड बनाते हैं। पतला दुबला सा बिना खाया पिया जो दिख रहा है वो कैथोड है, और ये जो मोटा सा पहलवान से दिख रहा है ये एनोड है। ये आपका अशुद्ध धातु का है, अशुद्ध धातु। और ये कार्य किसका करता है भैया? एनोड का। बताऊंगा कैसे अभी। और ये है आपका शुद्ध धातु, प्योर, और ये काम कर रहा है आपका कैथोड का। और अंदर जो है वो सॉल्ट है, लवण है, विलयन है, निश्चित तौर पर विद्युत अपघट्य है। अब होगा क्या कि एनोड पर होगा ऑक्सीकरण। ये कोई लवण है, मान लेते हैं MX। MX उस धातु का लवण है भैया। MX क्या है? धातु लवण विलयन है ये। इट्स अ सॉल्यूशन ऑफ मेटल सॉल्ट। इट्स अ सॉल्यूशन ऑफ मेटल सॉल्ट। उसी धातु लवण का ये आपका विलयन है, उसी धातु लवण का ये आपका विलयन है। अब होता क्या है देखिएगा कि जब ये एनोड पर हम बात करते हैं, रिएक्शन वाइज बात करता हूं, तो एनोड पर मान लेते हैं धातु वो M है, निश्चित तौर पर M मानकर हम बात कर सकते हैं यहां पर, तो उसका ऑक्सीकरण होता है बेटा। तो यहां से जो जितना भी मेटल निकलकर सॉल्यूशन में आ जाएगा। अरे भैया ये तो अशुद्ध का बना है, हम मानते हैं, तो इंप्योरिटीज तो सब यहां रह जाएगी। मेटल निकल के यहां सॉल्यूशन में कूदेगा। ऐसा होता है ना, एनोड से कुछ सॉल्यूशन में जाएगा, और जो यहां सॉल्यूशन वाला है ना, वो आपका उधर जाकर अपचयित हो जाएगा और निक्षेपित होगा। सॉल्यूशन से ये जो Mn+ है वो आपका क्या होगा? M में बदलता जाएगा, सो ये हो जाएगा निक्षेपित। यानी कि सारा की सारा धातु यहां से निकल के और इधर चला जाएगा। ये Mn+ है अंदर, ये इधर से इधर, इधर से इधर, और ये दुबला होता जाएगा, ये मोटा होता जाएगा। टाइम के साथ ये हल्का फुल्का होगा, वो भारी होता चला जाएगा, क्योंकि सारा धातु निकल कर उधर निक्षेपित होगा, डिपोजिट होगा। सो मेटल के डिपोजिशन के साथ में उसका आकार बढ़ता जाएगा।
अशुद्धियां सब यहां एकत्रित हो जाती हैं, इनको विशेष नाम भी देते हैं, एनोड पंक या एनोड मड इनको बोला जाता है, एक स्पेसिफिक नाम भी इनको दिया जाता है। सो ये बेसिक थीम ये है। अब देखो क्या होता है कि अलग अलग धातुओं के लिए कभी कभी हम अलग अलग थोड़ा बहुत हल्का फुल्का बदलाव भी करते हैं। जैसे कि जब हम इसको, मूल बात आप ये जरूर ध्यान रख लेना, कुल मिलाकर के जो प्रश्न पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि एनोड किसका बना होता है, कैथोड किसका बना होता है और विद्युत अपघट्य किसका बना होता है। यही मूल रूप से प्रश्न दिखाई देता है। जब ये एल्यूमिनियम के लिए यूज करते हैं, इसको हूपर विधि कहते हैं, और इसमें 3 परतों का निर्माण होता है। हूपर विधि में क्या होता है कि 3 परतों का निर्माण होता है। एल्यूमिनियम के लिए यहां पर इसका वर्णन शुरुआत के अंदर कुछ हल्का फुल्का कर दिया गया है, ये रहा हूपर सेल, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, एल्यूमिनियम वाले के अंदर 3 परतों का निर्माण होता है ना। एल्यूमिनियम वाले में है, मैं यहीं बता देता हूं, उधर जगह है भी नहीं। एल्यूमिनियम वाले में क्या होता है बेटा, ये 3 परतों का निर्माण होता है। इसमें थोड़ा सा एनोड कैथोड का है तो मामला वही कि शुद्ध अशुद्ध, लेकिन इसमें 3 परतें बनती हैं। 3 परतें कैसे बनती हैं मैं समझाता हूं, इस मेथड को देखिएगा। एक सिंपल वे में समझाने की कोशिश कर रहे हैं, अधिक इमोशनल ना हो। मान लेते हैं ये 3 परतों को दिखाने के लिए हमने 3 अलग कलर इस्तेमाल किए। तीसरा एक और है। तो देखिएगा, ये जो सबसे निचली परत है ये अशुद्ध एल्यूमिनियम है, अशुद्ध एल्यूमिनियम है, और यह कार्य करेगी किसका भाई, एनोड का कार्य करेगी, नो डाउट। और ये जो सबसे ऊपरी परत है ना, ये शुद्ध एल्यूमिनियम है, और हमको मालूम है कि शुद्ध एल्यूमिनियम किसका कार्य करता है, कैथोड का कार्य करता है कि नहीं। और यह जो बीच में भरा हुआ है वह आपका विद्युत अपघट्य है। ये Al2O3 प्लस इसमें NaF वगैरह भी मिलाते हैं, अशुद्धियां भी थोड़ी मिलाई जाती है। आपको मालूम ही है कि Al2O3 आसानी से गलता नहीं है, याद है, ये मैंने बताया था आपको कि Al2O3 को गलाना आसान बात नहीं है, तो उसमें कुछ इम्पेरिटीज भी मिली होती है, ये NF वगैरह। ये किसका कार्य करता है मेरे भाई, ये विद्युत अपघट्य का कार्य करता है। तो ऐसा वर्णन यहां देखने में आता है कि तीन सेपरेट यहां परतें उपस्थित होती हैं। 3 परतें, ये हूपर विधि है, हूपर सेल है। अब ठीक है, वो तो ओरिजिनल डायग्राम तो कुछ अलग ही किस्म का थोड़ा सा होता है इससे, लेकिन हमने फिलहाल एक सिंपल सा डायग्राम से यहां बताने की कोशिश की है। एक सिंपल डायग्राम से यहां हमने बताने की कोशिश की है। बाकी इन जनरल विद्युत अपघटन शुद्धिकरण का बेसिक प्रिंसिपल ये है। हाँ, कभी कभी यहां ये पूछ लेते हैं कि ये 3 परतों का निर्माण किस आधार पे होता है, तो मैं बताता हूं, 3 परतों का निर्माण घनत्व के आधार पे होता है। कॉमन सेंस है कि ये घनत्व के आधार पर ही होगा। घनत्व के आधार पर निर्माण होगा। जो सबसे हल्की होगी वो सबसे ऊपर रहेगी, जो सबसे भारी रहेगी वो सबसे नीचे रहेगी, ऐसे। ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी यहां 3 परतों का निर्माण होता है। कॉपर में, बिल्कुल कॉपर में तो यही मेथड यूज करते हैं, यही कि ये डायग्राम काम में आ जाता है। कॉपर में जो अशुद्धियां एकत्रित होती है ना, वो अशुद्धियां भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसके अंदर बहुत ही प्रेशियस मेटल उपस्थित होते हैं, जिसको हम एनोड पंक बोलते हैं। एनोड पंक यहां पर हमको मिलता है। प्राप्त करने के लिए पुनः प्रक्रिया दोहराई जाती है। ये ध्यान रखना कि ये जो एनोड पंक है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर जो धातुएं दिखाई दे रही है ना, AgAuPt, ये हो सकता है जो आप कॉपर प्राप्त कर रहे हो उससे भी महंगी हो। मतलब यूं तो महंगी है ही, लेकिन मात्रा कम होती है। मात्रा जो कम होती है, फिर भी यहां पर कुल मिलाकर के जो अशुद्धि मिल रही है वो भी आपके बहुत ज्यादा काम की है, ठीक है ना। अशुद्धियों का जो निर्माण, जो यहां पर अशुद्धियां एकत्रित हो रही हैं, अशुद्धियां जो एकत्रित हो रही हैं वह भी बड़ी यूजफुल हैं। ये सब एल्यूमिनियम ही है। मैं इसको थोड़ा सा बदल देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। हालांकि बहुत ही समझदार विद्यार्थी हैं, पर कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए यहां पर मैं एल्यूमिनियम सेफ साइड चलते हुए एल्यूमिनियम कर देता हूं, ठीक है भाई। तो भाई ये आपके विद्युत अपघटनीय शुद्धिकरण के बारे में बात की। हमेशा याद रखो प्रश्न यही आएगा, एक तो कि विद्युत अपघटनीय शुद्धिकरण इनमें से कौन से मेटल के लिए काम में आता है, एक तो यही प्रश्न है। दूसरा,
इसमें अशुद्ध का क्या होता है ना, शुद्ध क्या क्या होता है, बस मूल चीज ये है। अशुद्ध धातु का क्या बनाते हैं, शुद्ध धातु का क्या बनाते हैं, ऐसा प्रश्न जरूर इसके अंदर दिखाई देता है। ठीक बात। वाष्प अवस्था शुद्धिकरण, इसको बोलते हैं बच्चों वेपर फेज रिफाइनिंग। अब ये क्या है देखो समझो, इसका क्या बेसिक प्रिंसिपल है बताता हूं। देखिए बहुत आसान बात है, नाम में ही काफी कुछ छुपा है। धातु को ऐसे यौगिक में बदला जाता है जो कि गैस हो, वाष्पशील हो, तो अशुद्धियां वहीं रह जाती है, धातु वाष्पशील यौगिक के रूप में चला जाता है। अब चला जाएगा तो उसको तो पकड़ के वापस लाना पड़ेगा अपन को, अरे उससे धातु भी तो प्राप्त करनी है, तो उसको वापस गर्म करते हैं, वापस गर्म करने से वो धातु बना देता है। मूल रूप से दो आवश्यकताएं यहां आपको हम बता रहे हैं, एक कि उपलब्ध अभिकर्मक के साथ धातु एक वाष्पशील यौगिक बनाता है, दूसरा वाष्पशील यौगिक आसानी से विघटित भी हो जाता है। भाई मेरे, यदि मेटल ने एक यौगिक बना दिया और वो वापस आसानी से मेटल में नहीं मिल रहा, तो फिर फायदा क्या हुआ, यौगिक के रूप में तो वो जमीन में भी मिल रहा था, हमको यौगिक थोड़ी ना उसका प्राप्त करना है। अयस्क क्या है, खनिज क्या है, धातुओं के यौगिक ही तो हैं, तो यौगिक में बदल के वापस धातु भी मिलना चाहिए। यौगिक से काम नहीं होगा, उसको पकड़ के वापस धातु में बदलो। सो इसलिए दोनों शर्तें, अक्सर यह प्रश्न भी एज इट इज चला आता है कि वाष्प अवस्था शुद्धिकरण के लिए आवश्यक शर्तें बताइए। बहुत ही भोला सा चैप्टर है ये, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट क्वेश्चन सामने दिखाई देते हैं जो आसानी से बच्चे बना सकते हैं। यदि जितना आपको मैटर दिया उतना भी याद कर लिया तो इसमें गारंटी हो जाती है, चाहे किसी भी स्तर की बात करो, नीट हो जेई हो, सब में प्रश्न स्ट्रेट फॉरवर्ड आता है, इसमें बिल्कुल नहीं घुमाता। याद ही ढंग से ना हो, अयस्क के नाम ध्यान नहीं है, न कंफ्यूजन हो गया है, तो वो एक अलग मैटर है। अदरवाइज इसमें कहीं कोई परेशानी बच्चे महसूस नहीं करते। ठीक है। सो वेपर फेज रिफाइनिंग का मतलब आप समझ गए कि भैया उसको ऐसे यौगिक में बदलो जो वाष्प हो और उसको गर्म करके वापस पालो। इसमें आता है मॉन्ड विधि और वैन आर्कल विधि। मॉन्ड में निकल के लिए यूज करते हैं, देखो ये रहा, ये तो ठीक है, सीओ को हमने पाया, मेन तो ये है, ये निकल को पहले NiCO4 में बदला, फिर उससे वापस निकल प्राप्त कर लिया। कई बार तो यहां पर इसमें भी चकमा दे देता है, इसको टेम्परेचर T1 लिख देता है, इसको टेम्परेचर T2 लिख देता है और पूछ लेता है क्या करेक्ट रिलेशन है। तो ध्यान रखिएगा कि T2 इज ग्रेटर देन T1 है। वैल्यू आप याद मत करो, कोई जरूरत नहीं है, वैल्यू की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन यह तो कम से कम याद होना चाहिए कि कौन सा ताप ज्यादा था, कौन सा कम है। जब ये विधि टाइटेनियम, जिरकोनियम, बिस्मथ जैसों के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उसको हम वैन आर्कल डी बायर बोलते हैं। हालांकि केवल वैन आर्कल नाम आता है अक्सर, है ना, तो कंफ्यूज मत हो जाना कि ये कोई अनोखी विधि हो गई क्या, दूसरी होगी क्या, वही है वैन आर्कल मेथड, इतना ही नाम अक्सर आता है। जहां तक मुझे याद है एनसीईआरटी में भी केवल वैन आर्कल दिया हुआ है। तो टाइटेनियम, जिरकोनियम, बिस्मथ जैसों में क्या किया, बस वही सिंपल, ये धातु के यौगिक में बदला, फिर उसको आगे वापस धातु में बदल दिया। फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ बेटा, ये शुद्ध नहीं है, ये अशुद्ध है, इमोशनल हो गए हैं, ये अशुद्ध है, यहीं पे शुद्ध होगा तो फिर कर क्या रहे हो, ये अशुद्ध टाइटेनियम है, और उससे अपन को ये क्या मिल गया, अब शुद्ध मिल गया। क्योंकि मेरे भाई अशुद्धियां तो यहीं रह गई ना, अशुद्धियों ने तो क्रिया की नहीं है, इंप्योरिटीज ने तो किसी प्रकार की कोई रिएक्शन नहीं दर्शाई है, तो वो वहीं रह गई, समझे। आयोडाइड में क्यों बदला, इसका भी लॉजिक यहां लिखा है कि सीधी सी बात है कि हैलाइडों में जो आयोडाइड है वो सबसे कम स्थायी होते हैं, है ना, आकार बड़ा होता है, इतना मजबूती से ये बॉन्डिंग इनकी हो नहीं पाती है, आयोडीन का आकार बड़ा है ना, तो ये ज़्यादा आसानी से ब्रेक हो जाते हैं। क्योंकि आपकी दूसरी शर्त क्या है, व्हाट इज सेकंड शर्त, कि आपका जो यौगिक बने वो आसानी से ब्रेक भी होना चाहिए, ये शर्त हमने अभी आपको बताई थी, तो उसके बिना तो काम चलेगा नहीं, आपको यह कंडीशन भी फॉलो करनी पड़ेगी। तो बच्चों ये सारी विधियां हैं जिसकी मदद से हम शुद्धिकरण कर सकते हैं, अनुप्रयोग हम कर लेंगे। उससे पहले कुछ प्रश्न और मैं यहाँ आपको समझाना चाहूँगा। कुछ प्रश्न हैं जो कुछ हद तक आप पढ़ भी चुके हैं, कुछ को नहीं भी पढ़ा है, दोनों तरह के मामले हैं, ठीक है ना, कुछ आपका पढ़ा हुआ लगेगा, आपको कुछ नहीं पढ़ा हुआ लगेगा। तो कुछ प्रश्नों के बारे में बात करते हैं। देखिए, सभी स्तंभ मिलान टाइप के होंगे, यानी कि मैच मैट्रिक्स, क्योंकि उसी में आपको एक क्वेश्चन में
5-6 प्रश्न देने में हमें सुविधा होती है, और एक एक करके देंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम खर्च होगा जिसका कोई मतलब नहीं है। एक ही प्रश्न में 4-5 प्रश्न मैथ द कॉलम के थ्रू हम दे सकते हैं, और इससे अक्सर मैथ द कॉलम जैसे प्रश्न आते भी हैं, है ना, मेटलर्जी से। पहला पार्क्स विधि, नाम नया है। दूसरा पैटिंसन विधि, पैटिंसन विधि। बताना यह है कि इसका संबंध किससे? थॉमस स्लैग, बेसेमरीकरण, ठीक। अब देखिए किससे इसको मैच कराना है, क्या ऑप्शंस हमको सामने दे रखे हैं उनको समझे। पहला सिल्वर, दूसरा पीबी, तीसरा स्टील, चौथा कॉपर। अब बच्चों ये जो पार्क्स विधि और पैटिंसन विधि है ना, इसके लिए मैं एक बात यहां बता दूं कि ये लेड के तो शुद्धिकरण की विधि है और सिल्वर को प्राप्त करने की विधि भी है। ऐसा कैसे? लेड के शुद्धिकरण की विधि भी है और सिल्वर को प्राप्त करने की विधि भी है, क्योंकि लेड में जो अशुद्धि है वो सिल्वर ही है। तो अशुद्धि को अलग करोगे इसका मतलब सिल्वर भी प्राप्त हो रही है। यानी कि सिल्वर क्योंकि एक बहुत मूल्यवान धातु है, तो अशुद्धि के रूप में मौजूद होने पर भी हम उसको एक विधि मान ले रहे हैं, क्योंकि इसकी कीमत अधिक है। तो अशुद्धि के रूप में है। हालांकि अशुद्धियों का हम लोग वैसे आमतौर पर अशुद्धियों को हम फेंक देते हैं, लेकिन यहां पर अशुद्धि भी काम की है। यानी मैं यहां बता देना चाहता हूं कि जो पार्क्स विधि है, एक पॉइंट बताता हूं, फिर इनके बारे में जितनी जरूरत है उतने बताऊंगा। ये दोनों ही नाम आपके एनसीईआरटी में नहीं है, ध्यान रखना। पार्क्स विधि, पैटिंसन विधि, ये जो विधि हैं ये दोनों ही, ध्यान से सुनिएगा, पीबी के शुद्धिकरण तथा सिल्वर के प्राप्त करने की विधि है, क्योंकि उसमें अशुद्धि सिल्वर की होती है। ठीक है ना। पीबी जो है ना, उसमें मूलतः अशुद्धि ही सिल्वर की है। लेड का विरजतीकरण इसको बोलते हैं। यह प्रक्रम लेड का विरजतीकरण कहलाता है। विरजतीकरण समझते हो? रजत किसको बोलते हैं? सिल्वर को। यानी डी सिल्वराइजेशन ऑफ लेड, लेड में से सिल्वर को अलग हटाना। यानी कि लेड का तो शुद्धिकरण हो गया, शीशा, शीशा बोलते हैं इसको, लेड को। तो शीशे का तो शुद्धिकरण हो गया, लेकिन सिल्वर को तो प्राप्त करने की विधि हो गई है। तो इसीलिए इसका संबंध दोनों से है। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। इसे शीशे का विरजतीकरण कहते हैं। इसे आप शीशे के शुद्धिकरण की विधि मान सकते हो, और लेड सिल्वर को प्राप्त करने की विधि भी मान सकते हो। इसमें से पार्क्स विधि का थोड़ा सा मैं वर्णन करना चाहूंगा। पैटिंसन मेथड 12वीं स्तर का नहीं है, ठीक है ना, केवल नाम ध्यान होना चाहिए। पार्क्स मेथड में क्या करते हैं वो मैं बता देता हूं। इसमें जिंक को मिलाया जाता है। ये जिंक कहां से बीच में कूद गया आप? जिंक मिलाया जाता है। जिंक काहे मिला रहे हो मेरे भाई? जिंक इसलिए मिला रहे हैं क्योंकि जो सिल्वर है ना, वो जिंक में ज्यादा विलय है पीबी की तुलना में। तो वो निकल करके धीरे धीरे पीबी से जिंक में आ जाती है, तो पीबी हमको प्राप्त हो जाता है, प्योर हो जाता है। जिंक को आसानी से हम उड़ा सकते हैं, बॉईल कर सकते हैं, इसलिए सिल्वर भी प्राप्त हो जाता है। क्या कह रहा हूं बताता हूं। सिल्वर Zn में पीबी की तुलना में अधिक विलय है, यह इसका आधार होता है। पीबी की तुलना में अधिक विलय है।
दिस इज द क्राइटेरिया ऑफ द प्रोसेस। इस प्रोसेस का आधार यह है कि धीरे धीरे सिल्वर जो है वह Zn में आती जाती है। जैसे ये आपके पास Pb प्लस सिल्वर है, इसमें हमने Zn मिलाया, Zn मिलाने पर क्या होगा, धीरे धीरे, एकदम से नहीं सारा जी तो चले जाएगा, धीरे धीरे जो सिल्वर है Ag Zn में शिफ्ट हो जाती है, आ जाती है, Zn में घुल जाती है और Pb आपको प्योर फॉर्म में मिल जाता है। फिर Zn को तो सेपरेट करना बहुत आसान है, Zn तो बहुत आसानी से जो है वो बॉइल हो जाता है, तो कोई तकलीफ नहीं है, सिल्वर को भी हम वापस प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है। यहां पर इसका जो मूल सिद्धांत काम कर रहा है ना, वो ये वाला काम कर रहा है जो अभी मैंने बताया। यहां पर मैं एक बात और बता देना चाहता हूं कि ये बेटा नंस्ट का वितरण नियम कहलाता है, उस पर आधारित है। वितरण हो रहा है ना सिल्वर का, बाई चांस ये नाम भी कभी कभी हमने देखा है प्रश्नों में आ जाता है, तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि वितरण तो हो ही रहा है। देखिए वितरण ही हो रहा है ना, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ना, कि धीरे धीरे जो आपका सिल्वर है वो अपने आप को वितरित कर ले रहा है। किसके अंदर? धीरे धीरे सिल्वर अपने आप को वितरित कर रहा है Zn में, यानी कि वह Pb का साथ छोड़कर और जिंक में घुल जाना चाह रहा है। सो वी कैन कॉल इट एज डिस्ट्रीब्यूशन। इसको हम डिस्ट्रीब्यूशन लॉ निश्चित ही तौर पर बोल सकते हैं, हम इसको वितरण नियम का अनुप्रयोग बोलते हैं। ठीक है ना, इसको हम वितरण नियम का अनुप्रयोग बोलते हैं, एप्लीकेशन ऑफ नंस्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो थोड़ा सा पार्क्स मेथड के बारे में मालूम होना चाहिए। तो इस कहानी के अनुसार पार्क्स विधि किससे जुड़ी होगी बेटा? ए से भी जुड़ेगी और बी से भी जुड़ेगी, दोनों के लिए काम में आएगी। सेम टू सेम केस पैटिंसन विधि के लिए भी आएगा, आप उसको ए के लिए भी जोड़ सकते हो और बी के लिए भी जोड़ सकते हो। थॉमस स्लैग क्या है? थॉमस स्लैग क्या होता है? स्टील निर्माण के दौरान प्राप्त स्लैग को थॉमस स्लैग कहते हैं। स्टील निर्माण, ठीक है ना, स्टील तो समझते हो ना, मिश्र धातु है ना आयरन की। अरे स्टील से कौन अपरिचित हो सकता भाई? स्टील निर्माण की विधि में प्राप्त स्लैग क्या कहलाता है? थॉमस स्लैग कहलाता है। ये बेसिकली कैल्शियम फॉस्फेट है, इसी को बोलते हैं थॉमस स्लैग। एक और जानकारी यहां दे दूं, हालांकि वो प्रश्न में नहीं है, कि स्टील में लगभग 0.5 से 2% तक होता है अप्रोक्सीमेटली। हालांकि ये अलग अलग बुक्स में, अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग है रेंज, है ना, लगभग अप्रोक्स रेंज बता रहा हूं। अलग बुक में अलग अलग है, लगभग लिख ही दिया है, तो इसलिए इमोशनल नहीं होना है। से 2% तक कार्बन होता है। ये अलग अलग बुक में अलग अलग मिलेगी, कई जगह 0.25 से 2 भी है, कई जगह 1-1.5% भी दिया हुआ है। यहां पर लगभग ध्यान रखें, अप्रोक्सीमेटली, ठीक है ना, लगभग इतना इसमें कार्बन होता है। ठीक है, तो स्टील से थॉमस स्लैग का कनेक्शन हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं है कि थॉमस स्लैग को हम सी से जोड़ सकते हैं। बेसमेरीकरण मैंने बताया था कि कॉपर, साथ में ध्यान रखिएगा कि बेसमेरीकरण का उपयोग स्टील में भी करते हैं। कॉपर वाला बेसमेरीकरण तो आपने पढ़ा ही था, आपने जाना ही था उसके बारे में, तो है ना, कॉपर वाले के बारे में तो हमने पढ़ा ही था, आपको बताया था, और उसका डिटेल भी आया था, नाशपाती के आकार की भट्टी, जिसमें हम इस प्रोग्राम को करते थे। ठीक है, तो कुछ नए पॉइंट्स यहाँ हमको जानने और सीखने मिले हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं हम, एक और क्वेश्चन कराते हैं, देखिएगा। मैच द कॉलम, इसी तरह का प्रश्न है। पहला, वही पसंदीदा खरपरण, फिर से कहां से आ गया भाई? अभी मैंने बताया था खरपरण विधि के बारे में, जिसको हम इंग्लिश में क्यूपेलेशन बोलते हैं, घबराओ नहीं, क्यूपेलेशन कहते हैं इसको, सम्मानजनक नाम है इंग्लिश में, हिंदी में
तो किसी राक्षस का नाम लगता है, खरपुरण। ठीक है। दूसरा तापानुशीतन, इसको क्वेंचिंग बोलते हैं। इसका संबंध किससे है वो बात की जाएगी। स्पेल्टर, इसका संबंध, इसको हिंदी इंग्लिश दोनों स्पेल्टर ही बोलते हैं। ठीक है। स्पेल्टर का संबंध किससे है वो बात की जाएगी। साइनाइड विधि अभी बताया था। अब देखिए यहां कौन किससे संबंधित है। ऑप्शंस तो देखें। ऑप्शंस है जिंक, ऑप्शन है स्टील, फिर से ऑप्शन है सिल्वर और सिल्वर एंड सिल्वर। ठीक है, इनसे मैच कराना है। देखिए क्या क्या जानना और समझना चाहिए। सीधी बात, पहले तो मैं बता दूं कि अशुद्ध जिंक को स्पेल्टर कहा जाता है। यह नाम है जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अशुद्ध जिंक को स्पेल्टर बोलते हैं, अशुद्ध जिंक को स्पेल्टर कहते हैं। यानी कि तीसरे का संबंध निश्चित ही तौर पर ए से ही बैठेगा सिर्फ। खरपरण क्या है ये मैंने बताया था आपको। खरपरण जो है वह अशुद्ध सिल्वर को हड्डियों की राख, मैंने कहा था नहीं, थोड़े राक्षसी विधि है। हड्डियों की राख यानी कैल्शियम फॉस्फेट ही है, फिर से बने पात्र में गर्म किया जाता है। यानी वही ऑक्साइड वाली जो विधि बताई थी वही है ये। ठीक है ना, थोड़ा सा उसका वर्णन कर रहा हूं। बने पात्र में गर्म करते हैं, इस पात्र को खरपर कहते हैं। ठीक है ना, ये पात्र ही खरपर कहलाता है, उसी पे नाम पड़ा है खरपरण। सो ये सिल्वर के लिए उपयोग में आता है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि यहां पर खरपरण का कनेक्शन सी से बैठेगा। तापानुशीतन क्या है? इट इज एक्चुअली नॉन एज क्वेंचिंग। तापानुशीतन को बोलते हैं हम क्वेंचिंग। ठीक है। अब क्वेंचिंग क्या है बेटा? स्टील का हीट ट्रीटमेंट है ये। क्वेंचिंग यानी तापानुशीतन जो है बेसिकली वो स्टील का उष्मीय उपचार है। स्टील जो बनता है ना उसको अलग अलग तरीके से हीट ट्रीटमेंट दिया जाता है ताकि उसके गुणों में थोड़ी बहुत भिन्नता लाई जा सके। अलग अलग इस्तेमाल होते हैं, स्टील का बहुत ज़्यादा यूज होता है अलग अलग स्थानों पर, तो इसीलिए यह स्टील का उष्मीय उपचार है, हीट ट्रीटमेंट। अरे गोली कैप्सूल नहीं देते उपचार में, गर्म करते हैं इसको। स्टील का उष्मीय उपचार क्वेंचिंग कहलाता है। इसमें क्या करते हैं? इसको रक्त तप्त गर्म करते हैं, एकदम धुआंधार, रेड हॉट। रक्त तप्त गर्म कर तेजी से ठंडा करते हैं। इससे जो स्टील प्राप्त होती है वो थोड़ी भंगुर प्रकृति की होती है। ठीक है, तेजी से ठंडा करते हैं, ये क्वेंचिंग कहलाती है। तापानुशीतन यानी कि निश्चित तौर पर इसका संबंध तापानुशीतन का आप स्टील से करेंगे, यह बी से कनेक्ट हो जाएगा। साइनाइड विधि मैंने बताया था सिल्वर, और यदि आपको याद आता हो, जो कि याद आना ही चाहिए, कि भैया साइनाइड विधि हमने सिल्वर और गोल्ड के लिए सुरक्षित रखी थी। ध्यान है, साइनाइड मेथड, साइनाइड जो मेथड है वह हमने गोल्ड और सिल्वर के लिए रखी थी। तो साइनाइड विधि बेटा एजी के लिए उपयोग होती है, यानी कि यहां फिलहाल जो ऑप्शन आएगा वह आपका सी आ जाएगा। फिलहाल जो ऑप्शन दिखाई देता है वह आपका सी दिखाई देता है, साइनाइड विधि। ठीक है ना, साइनाइड विधि हमने जैसा कहा कि जो साइनाइड विधि है वह आपके मूल रूप से कहां काम आती है? वह आपके मूल रूप से सिल्वर और गोल्ड वगैरह के अंदर काम में आती है। इसको मैंने मैक ऑर्थर, याद होगा, मैक ऑर्थर फॉरेस्ट विधि ऐसा नाम दिया था, मैक ऑर्थर फॉरेस्ट विधि। ये नेम मेथड हमेशा ही याद रखें कि उपयोगी साबित होता ही है ना। नेम मेथड हमेशा काम आते हैं।
ठीक है बच्चों। सो उम्मीद है एक और क्वेश्चन लास्ट देखते हैं, उसके बाद अनुप्रयोग बता दूंगा। मैच द कॉलम है, सबसे पहले हमने यहां लिखा गैलेना, फिर हमने लिखा हेमेटाइट, फिर हमने लिखा कैसेटेराइट, चुंबकीय अशुद्धि युक्त, या ऐसे लिख दूं FeWO4, वोल्फ्रेमाइड बोलते हैं इसको, कि अशुद्धि युक्त। बॉक्साइट, ये कुछ अयस्कों के नाम हैं और यहां उनको हमें मिलाना है उनकी सांद्रण विधि से, उनकी कंसंट्रेशन मेथड जो हमने बताई है आपको विस्तार से कि किसके लिए कौन सी कंसंट्रेशन मेथड होती है। इधर उल्टा हो गया, कोई बात नहीं, इधर 1 आता था। सबसे पहले हम बता रहे हैं विद्युतीय चुंबकरण, विद्युत चुंबकीय पृथक्करण, विद्युत चुंबकीय पृथक्करण। फिर हम बता रहे हैं झाग प्लवन या फैन प्लवन भी लिखा सकता है, फैन प्लवन विधि। फिर हम लिखा रहे हैं निक्षालन यानी कि लीचिंग। तो भाई सबसे पहले तो मालूम हो कि ये कौन से अयस्क हैं। तो गैलेना PbS होता है, हेमेटाइट Fe2O3 होता है, उम्मीद है हेमेटाइट तो जैसा याद हो ही गया होगा, कैसेटेराइट या टिन स्टोन SnO2 होता है, और बॉक्साइट आपको मालूम ही है कि Al2O3.2H2O होता है। तो आसानी से आप मैच करा सकते हैं कि किससे किसको मैच कराना है। हमको मालूम है कि गैलेना है जो कि एक सल्फाइड अयस्क है, तो सल्फाइड अयस्कों के लिए हमेशा झाग प्लवन विधि का उपयोग किया जाता है, इसमें कोई शक कतई नहीं है। हेमेटाइट एक ऑक्साइड अयस्क है, इसके लिए ऑक्साइड के लिए हम गुरुत्वीय पृथक्करण भी यूज कर सकते हैं जो कि ऑप्शन में नहीं है, और विद्युत चुंबकीय पृथक्करण भी यूज कर सकते हैं जो कि फर्स्ट से मैच कराएगा। इसका मतलब सी वाला कैसेटेराइट है। वैसे तो कैसेटेराइट के लिए हम जो है गुरुत्वीय पृथक्करण लेते हैं, लेकिन ये अशुद्धि होने पर, यह अशुद्धि होने पर विशेष रूप से हमने ये आपको पहले ही दिया हुआ लिख के, चिंता मत करो, हम इसमें विद्युत चुंबकीय पृथक्करण विधि का भी उपयोग कर लेते हैं। बॉक्साइट के लिए लीचिंग यानी निक्षालन का उपयोग किया जाता था, ऐसा आपको ध्यान होगा। हमने यह डिटेल में बताया हुआ है, बेयर, हाल और सरपेक कभी नहीं भूलना, हमेशा प्रश्न उस पर दिखाई देता है। ठीक है बच्चों, अब इनके कुछ अनुप्रयोग हैं, बहुत आसान है, याद कर सकते हो, कोई तकलीफ आएगी नहीं। एल्यूमिनियम को चॉकलेट पर लपेटने के काम में ले रहे हैं, बहुत बढ़िया, आपको तो चॉकलेट से मतलब है, एल्यूमिनियम से तो क्या मतलब है। चलो फिर भी हम अपनी जिम्मेदारी निभा देते हैं। सर हमें क्या मतलब एल्यूमिनियम के पन्नी से, हमारे तो चॉकलेट आ गया, मैं इसको अंडरलाइन भी कर देता हूं आपके लिए, आप तो इसको घर ले जाओ, बस मस्त रहो। ठीक, तो यूज करते हैं, पिघले नहीं, इसके लिए हीट रेजिस्टेंस होता है ना, तो ऊष्मा को जाने नहीं देता, पिघलती नहीं है। हवाई जहाज भी बना देते हैं, ऐसी क्या बात है। हवाई जहाज के डहने बनाने मिश्र धातु ना, ड्यूरेलियम जो मिश्र धातु होती है, उसको पहले बताया था मैंने, हवाई जहाज बनाने के काम में आती है। कॉपर को सबको मालूम है, वायर वगैरह बनाने के, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें कोई विशेष हमको समझाना पड़े, बताना पड़े, ऐसा कुछ भी इसमें नहीं है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, बोर्ड लेवल पर शायद काम आ जाए, और आजकल नीट का भी कोई भरोसा नहीं पड़ता, कभी कोई उसमें भी पूछ सकते हैं। जेई लेवल पर हमें नहीं उम्मीद कि ऐसे कोई प्रश्न को पूछा जाएगा। हाँ, ये संगठन जरूर आपके कभी काम आ सकता है, जर्मन सिल्वर कांसा, ये सारा संगठन आपको शुरुआत में भी दिया जा चुका है मेरे भाई, याद होगा। स्टार्टिंग में ही मैंने आपको यह सारा मामला दिया हुआ है, सारा के सारा कंपोजिशन वगैरह, आयरन कहाँ कहाँ काम आता है हम सबको मालूम है, कोई नई बात नहीं है इसके अंदर। आयरन जो है मूल रूप से स्टील, ध्यान रखने, स्टेनलेस स्टील है, बर्तन बनाने के काम में आता है, जिससे कि उस पर जंग वगैरह नहीं लगती। स्टेनलेस स्टील में ध्यान रखना कि आयरन के साथ क्रोमियम होता है, ये मैंने पहले भी बताया था, है ना। इसमें आयरन के साथ, आयरन तो खैर होगा ही ना, क्रोमियम भी होता है। स्टील एक मिश्र धातु होने के साथ अंतराकाशी यौगिक भी है, ध्यान रखें, एक मिश्र धातु भी है और अंतराकाशी यौगिक भी है।
मिश्र धातु इसलिए क्योंकि उसमें अलग धातुएं मिलाई हुई होती हैं, उसमें एक अधातु भी पाया जाता है कार्बन। कभी कभी यह प्रश्न भी आता है कि एक ऐसी मिश्र धातु बताइए जिसमें अधातु है, तो निश्चित तौर पर कार्बन है। इस बात को तो मैं लिख ही देता हूं, ये इतनी महत्वपूर्ण हो रखी है कि इसको हम लिख ही देते हैं एक पॉइंट के रूप में, यहां आपके सामने लिख देते हैं। स्टील में एक ऐसी, ये स्टार पॉइंट है, एक ऐसी मिश्र धातु है। मिश्र धातु है तो धातुओं का मिश्रण तो होगा ही होगा ना। मिश्र धातु है जिसमें अधातु भी है। अधातु के नाम पर कौन है मेरे भाई? कार्बन। अकेला अधातु नहीं है, धातु तो है ही, लेकिन साथ में अधातु भी है। यह बड़ा अच्छा पॉइंट माना जाता है। ठीक है, सो उपयोग तो ध्यान रखने वाली चीजें, कोई बहुत विशेष इसमें समझने समझाने की सीमाओं से परे है मामला। तो उम्मीद है कि ये कोई ज़्यादा तकलीफ आपको देगा नहीं। बहुत सरल सरल चीज़ें थी, बहुत इजी वे में हो जाएंगी। ठीक है ना, मैं बता देता हूँ वापस से, जो भी कुछ मैंने करवाया है सारा देख लीजिए एक बार। कुछ बहुत विशेष समझने का तो नहीं था आज, इसमें थोड़ा बहुत जोन रिफाइनिंग वगैरह है। शुद्धिकरण में हमने दो विधियां पढ़ी हैं, एक भौतिक जिसको हम बोल सकते हैं फिजिकल मेथड, यानी कि इसमें हम भौतिक गुणों का इस्तेमाल करेंगे, और ये आपकी रासायनिक विधियां हैं जिसको हम बोलते हैं केमिकल मेथड। ठीक है, धातुओं का शुद्धिकरण करने के लिए हम लोग भौतिक विधि के नाम पर द्रवीकरण का उपयोग करते हैं, लिक्वेशन जिसको हम बोलते हैं। लिक्वेशन का प्रिंसिपल क्या था भैया? कि इसके अंदर ऐसी धातुओं के लिए करते हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट हो कम। ठीक है ना, सारे एग्जाम्पल आपके सामने हैं। आसवन विधि उनके लिए जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम हो, जो स्वतः वाष्पशील है तथा उनमें अशुद्धि वाष्पशील अवाष्पशील है। इसका विपरीत भी सही है, या तो वो खुद आसानी से वाष्पित हो जाएं या फिर अशुद्धि। ठीक है ना, ZnCd Hg के लिए हम इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, मंडल परिष्करण क्या है? प्रभाजी क्रिस्टलीकरण विधि। प्रभाजी क्रिस्टलीकरण में क्या करते हैं? इस हीटर को चलाते हैं, अशुद्धियां जो है वो गलनीय रूप में ज्यादा घुलती चली जाती है। गलनीय रूप में ये ज्यादा घुलती जाएंगी, गलनीय रूप में घुलती चली जाएंगी भैया। ठीक है ना, और जो शुद्ध रूप है वो बाद में क्रिस्टलीकृत होता चला जाएगा। ये इसका बेसिक प्रिंसिपल नीचे लिख दिया मैंने। ये कहानी है, वो सारी जानकारी वही दे रही है कि भैया एक्स से जेड में पहुंच गया हुआ है क्या नहीं। क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी का मतलब क्रोमा मीन्स कलर। पहले इसका उपयोग सर्वप्रथम, जहां तक मुझे ध्यान है, हरित लवक के विभिन्न प्रकारों को सेपरेट करने के लिए किया गया था। और हरित लवक निश्चित तौर पर एक पिगमेंट है, कलरफुल है, तो वहां से क्रोमा मीन्स कलर, ग्राफी तो एक तरह से लेखकी होता है, ग्राफ नहीं बनाते क्या। ठीक है ना, सो इसमें होता क्या है? अधिशोषण होता है। इसमें अधिशोषण में भिन्नता के आधार पर होती है। औद्योगिक विधि से तो कोई मतलब विशेष है नहीं। हमारा जो ध्यान होना चाहिए वो मूल रूप से, ये एनसीईआरटी का चित्र है एक्चुअली, सो हमें मूल रूप से ध्यान देना चाहिए इस पर। ये स्तंभ वर्णलेखिकी का उदाहरण है। वर्णलेखिकी का एक प्रकार है कॉलम क्रोमेटोग्राफी, उसी का वर्णन किताब में किया गया है। इसमें क्या करते हैं? एक कॉलम बनाते हैं, अधिशोषक को भर लेते हैं, जिसे सेपरेट करना है उसका मिक्सचर अंदर एंटर करा देते हैं। अब जो ज्यादा अधिशोषित होगा वो पहले हो जाएगा, जो कम अधिशोषित होता है वो नीचे होगा अधिशोषित, हो सकता है नहीं भी हो और सेपरेट हो जाए। जो अधिशोषित हुए हैं उनको सेपरेट करने के लिए हम इसमें निक्षालक यानी इल्यूएंट मिलाया करते हैं। वह एक विलायक होता है जिसके साथ ये चले आते हैं। ऑक्सीडेटिव रिफाइनिंग बहुत आसान है। इसमें सिंपल सी बात है कि जो आपकी अशुद्धियां हैं वो पहले ऑक्सीकृत हो जानी चाहिए। खरपरण क्यूपिलेशन जैसा मैंने वर्णन किया। पॉलिंग प्रोसेस भी अक्सर आता है कि भाई पॉलिंग प्रोसेस का उपयोग किसके लिए होता है? तो एसएन के लिए और आपका कॉपर के लिए। ठीक है ना, इसमें हरी लकड़ी के लट्ठों से बड़े बड़े चलाया जाता है, जिससे कि बनने वाले हाइड्रोकार्बन जो है वो धातु को अपचयित करने के काम में आता है। ठीक है, फिर आता है विद्युत अपघटनीय शुद्धिकरण। विद्युत अपघटनीय का लॉजिक बहुत जोरदार है। ये प्रश्न हमेशा आता है, एनोड किसका बना होता है, कैथोड किसका बना होता है। विद्युत अपघट्य का कोई नहीं पूछता, विद्युत अपघट्य तो मालूम ही है हमको, उसी धातु का कोई ना कोई लवण होगा, उसका सॉल्यूशन। अशुद्ध धातु एनोड बनाती है, शुद्ध धातु कैथोड बनाती है। अशुद्ध धातु एनोड बनाती है, शुद्ध धातु कैथोड बनाती है। यह जरूर याद रखें। जैसे कॉपर के केस में यहां पर क्या होता है, एनोड के निकट जो अशुद्धियां एकत्रित हो जाती है उसको एनोड मड बोलते हैं, यानी कि एनोड पंक बोलते हैं। और इस एनोड पंक में बहुत काम की चीजें हैं।
प्रेशियस मेटल्स भरे पड़े हैं। वाष्पावस्था शुद्धिकरण, इसको वेपर फेज रिफाइनिंग कहते हैं। इसकी दोनों आवश्यक शर्तें यहां पर आपको अंडरलाइन कर ली गई हैं कि भाई पहले तो वो वाष्पशील यौगिक बनाए, जैसे निकल बनाता है NiCO4, निकल धातु है लेकिन NiCO4 गैस है, तो वो बनाता है NiCO4। ये NiCO4 फिर आसानी से ब्रेक भी हो जाना चाहिए, ये यौगिक आसानी से टूटना भी चाहिए। यदि आसानी से ब्रेक नहीं होगा तो फिर इस विधि का उपयोग भी हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जब ये टाइटेनियम के लिए होता है तो उसका नाम वॉन अर्केल हो जाता है, जब ये निकल के लिए होता है तो उसका नाम मॉन्ड विधि हो जाता है। अक्सर इन नामों पर आधारित प्रश्न दिखाई देते हैं, इन नामों पर आधारित प्रश्न दिखाई देते हैं। यह सिंपल मैच मैट्रिक्स टाइप है, इसमें तो कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए। मैच मैट्रिक्स टाइप है। मैच मैट्रिक्स के अंदर मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत आपको होनी चाहिए। मैच मैट्रिक्स टाइप में तो बहुत आसान है। कुछ विधियां नई थी, पार्क्स विधि, पैटिंसन विधि, पहले वर्णन नहीं किया गया। देखिए ये एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, है ना, तो इनके अंदर हम डिटेल में नहीं गए, लेकिन हाँ जितना जरूरी है हमें लगता है कि किसी भी स्तर पर एग्जाम में, कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं वहां आपको यह काम में आ सकती है, तो हमने उसका हल्का फुल्का वर्णन किया है। जैसे पार्क्स विधि में हमने वर्णन किया, हम जिंक का उपयोग करते हैं, जिंक को इसमें हम मिला देते हैं तो भाई सिल्वर जो है वो ज्यादा डिजोल्व हो जाती है, किसमें, जिंक में। ठीक है, पीबी की तुलना में वह अधिक विलय है, इसीलिए हम जिंक को यहां मिला रहे हैं। पार्क्स मेथड समझ रहे हैं, पार्क्स मेथड समझ रहे हैं, ये महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। पार्क्स मेथड आप जरूर थोड़ा सा इसको पढ़ लें, जितनी इसमें डिटेल की जरूरत थी हमने आपको ऑलरेडी दे दी है कि जब आप इसमें मिलाएंगे किसको, जिंक को, तो सिल्वर निकल कर किस में आता जाएगा, जिंक में आता जाएगा। धीरे धीरे एक साथ नहीं आएगा, ध्यान रखना। और इसको एक नाम भी दिया गया कि भैया ये वितरण नियम पर आधारित है, क्योंकि जिंक अपने आप को यहां वितरित कर रही है, बोले तो डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। स्टील के बारे में भी हमने पॉइंट लिखा, 0.25 से 2%, कभी कभी 0.25 होता है, कभी कभी 0.5 भी होता है। ठीक है ना। थॉमस स्लैग एक स्टील निर्माण की विधि में प्राप्त स्लैग को बोलते हैं। ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट है, नाम भी आ सकता है, सूत्र भी आ सकता है। ये फिर सिंपल क्वेश्चन थे, इसमें कोई मुझे नहीं लगता कि दिक्कत होनी चाहिए। सिंपल क्वेश्चन है ये। खरपरन जो थोड़ा सा नया नाम हो सकता है, हड्डियों की राख से बने हुए पात्र जिसको खरपर कहते हैं, उसमें गर्म करते हैं, गर्म करने से जो अशुद्धियां हैं वो ऑक्साइड के रूप में निकल जाती हैं। सो खरपरन विधि ये काम आ सकती है। फिर मैच द कॉलम है, पीबीएस वगैरह है, ये भी आसान है, इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ये वर्णन हम पहले ही पूरे इस चैप्टर के दौरान कर चुके हैं। अब आपको ये नहीं मालूम कि भाई गैलेना कौन है, इसका सूत्र क्या है, तो तकलीफ है। अदरवाइज आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हो, क्योंकि जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा था, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है अयस्कों का नाम और उनका सूत्र मालूम होना। यदि आप वो नहीं कर पा रहे तो फिर इसमें परेशानी में रहेंगे ही रहेंगे, कन्फर्म है। तो वो जो आपको सारणी दी गई थी और एटलीस्ट जो मार्क कराए थे 20-22 कम से कम, वो तो आपको याद कर ही लेने, उसमें कोई कोताही बर्दाश्त नहीं हो पाएगी भैया, आपको नुकसान होगा यदि आप उसमें भी ढीले रह गए तो। ध्यान रखना। कैसेटेराइट या कैसिटेराइट बोलते हैं इसको, टिनस्टोन भी बोलते हैं, हेमेटाइट और बॉक्साइट था, आसान था, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं थी। इसके अनुप्रयोग की बात की, बहुत आसान है, आसान से अनुप्रयोग है। ठीक है ना। याद करने की सारे को बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, एक बार रीडिंग लगा देना। यदि आप बोर्ड के स्टूडेंट हो तो दो उपयोग याद कर लेना। कंपटीशन में कोई जरूरत नहीं है इनको जानने की, ऐसा कोई विशेष पॉइंट यहाँ नहीं लिखा है जो परेशान कर सके। रीडिंग लगाई जा सकती है, एक बार कुछ खास लगे तो ध्यान रख सकते हैं। ठीक है ना। बाकी एज सच कोई बहुत ज़्यादा इस पर प्रश्न आ जाएंगे ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। सो एक आसान सी चीज़ थी। तो बच्चों ये हमने कंप्लीट कर दिया है। आसान चैप्टर था, इजी गोइंग था, कम समय में हो गया। ऐसे ही चैप्टर की तलाश रहती है हमें जो आपको नंबर भी दे और हमारा समय भी कम ले। सिलेबस पे तो देखना पड़ता है ना प्रभु। सो इसीलिए ये बहुत ही बढ़िया चैप्टर साबित होगा आपके लिए। इजी वे में याद हो जाता है, बहुत तकलीफ बिल्कुल नहीं देगा आपको। ठीक है ना। याद भी हो जाएगा और आपको मार्क्स भी ये देगा ही जाएगा। किसी भी एग्जाम में इस पर प्रश्न आता ही है, यह गायब हो ऐसा नहीं होता है ना, इस पर प्रश्न बनता ही बनता है। ठीक है। सो उम्मीद है बात क्लियर हो गई होगी। एक प्रीवियस ईयर्स वाला क्वेश्चंस रह गया है, वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करके और इस चैप्टर को समाप्त कर देंगे। फिलहाल बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।